हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे संविधान सभा की आलोचना। कुछ जो संविधान विशेषज्ञ हैं या कुछ लोगों ने संविधान सभा की आलोचना की है, उस आलोचना को हम विश्लेषित करेंगे कि उनकी आलोचना के पीछे क्या बिंदु हैं, क्या तर्क हैं, और फिर हम ये भी देखेंगे कि उनमें कितनी सच्चाई है। इस पे मेंस में आपको अलग से क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। संविधान सभा की आलोचना हम कौन कौन से आधार पर देखते हैं, आलोचकों ने किन किन बिंदुओं पर इसकी आलोचनाएं की हैं, उनको पहले हम एक जगह रख लेते हैं। देखिए आलोचना किन किन आधार पर की गई है। पहला जो आधार बनाया गया है उसमें कहा गया है कि जो संविधान सभा है वो प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, ऐसा आलोचक कहते हैं। और दूसरा इसमें कहा गया कि संप्रभुता की कमी थी। संप्रभुता की कमी। और अगली जो बात आलोचक कहते हैं उनका ये मानना है कि जो संविधान सभा है उसने बहुत ज़्यादा समय लगाया संविधान को बनाने में, यानी कि समय की बर्बादी, कुछ ज़्यादा ही समय संविधान बनाने में लगाया गया। और चूँकि हम जानते हैं कि उस समय संविधान सभा में सबसे ज़्यादा मेंबर जो है वो कांग्रेस के थे, तो आलोचक ऐसा भी मानते हैं कि इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व था। कांग्रेस का प्रभुत्व यानी कांग्रेस के लोगों का इसमें प्रभाव ज़्यादा था। दूसरा, कांग्रेस के अलावा भी कहा जाता है कि इसमें हिंदुओं का प्रभाव ज़्यादा था, यानी इसमें हिंदू वर्ग के लोग ज़्यादा थे, यानी एक समुदाय के हिंदुत्व का प्रभाव। ज़्यादातर लोग उसमें हिंदू वर्ग से थे। और वकील और राजनेता, उस समय ज़्यादातर जितने भी लोग संविधान सभा में थे उसमें ज़्यादा प्रतिशत जो था वो वकीलों का और राजनेताओं का था। तो ऐसा भी आलोचक आरोप लगाते हैं कि संविधान सभा में वकीलों एवं राजनेताओं का प्रभाव इसमें देखा जा सकता है। तो इन कुछ बिंदुओं के आधार पर संविधान सभा की आलोचना, अभी इस चैप्टर में हम संविधान की आलोचना पर बात नहीं करेंगे, वो एक अलग बड़ा टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि बहुत से आलोचक हमारे संविधान पर भी आरोप लगाते हैं कि संविधान में क्या क्या कमियां हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम संविधान सभा को पढ़ चुके हैं, तो संविधान सभा के विषय में इन बिंदुओं के आधार पर आलोचक क्या कहते हैं और फिर क्या इसके पीछे निष्कर्ष है, इस पर हम बात करेंगे। तो एक एक टॉपिक को उठाते हैं और डिस्कस करते हैं। पहला बिंदु है प्रतिनिधि निकाय। प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, यानी कि संविधान सभा जो है प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। पहले इसका मतलब समझें। इसका मतलब ये है कि संविधान सभा में जो लोग आए थे वो पूरी तरीके से जनता के द्वारा चुने गए नहीं थे, यानी वो जनता के प्रतिनिधि नहीं थे। देखिए, जब हम बात करते हैं कि हमारी संविधान सभा कैसी थी, ये क्लास जो है पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट बेस है और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री के दृष्टिकोण से भी और इंटरव्यू के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण क्लास है, इसको आप कायदे से समझेंगे। जब हम बात करते हैं कि हमारी संविधान सभा कैसी थी, तो पीछे आपने पढ़ा था कि कुछ मेंबर इसमें चुन करके आए थे और कुछ मेंबर जो है वो देसी रियासतों के जो थे वो मनोनीत होकर के आए थे। तो आपका आंसर ये होता है कि जो संविधान सभा थी वो आंशिक रूप से चुनी गई, यानी चयनित, और आंशिक रूप से मनोनीत थी। लेकिन आलोचक कहते हैं कि जो भारत के संविधान सभा है वो एक प्रकार से जनता की प्रतिनिधि थी ही नहीं। ऐसा वो किस आधार पर कहते हैं? ऐसा वो इस आधार पर कहते हैं कि पहली चीज़ तो यही है कि उसमें जो देसी रियासतों से मेंबर आए थे वो तो मनोनीत थे, उसमें जनता की स्वीकृति थी अथवा नहीं थी ये तो एक अलग विषय हो गया, क्योंकि वो मनोनीत होकर आए थे,
उसमें राजा या नवाब की सहमति थी, जनता की सहमति नहीं थी। जो निर्वाचित होकर के आए थे वहाँ पर आलोचक कहते हैं कि उसमें जो है जनता ने वयस्क मताधिकार के आधार पर वोटिंग नहीं किया था। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कहा था कि जब हमारी संविधान सभा बनेगी तो उसमें जो है वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा, उसके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन जब संविधान सभा का गठन हुआ उस समय वयस्क मताधिकार नहीं कराया गया। ये वयस्क मताधिकार क्या होता है इसको समझें। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है वोट देने के लिए कोई अन्य शर्त ना लगाई जाए, सिर्फ एक शर्त हो कि आप वयस्क हैं। यानी कि इस समय अगर देखें तो 18 वर्ष की आयु को वयस्कता की आयु माना गया है भारत में। तो जो भी व्यक्ति 18 वर्ष या उससे अधिक का है वह व्यक्ति वोट देने का एलिजिबल है, योग्य है, और वो वोटर लिस्ट में अपना नाम बढ़वा सकता है, तो वो वोट दे सकता है। लेकिन उस समय वयस्क मताधिकार भारत में लागू नहीं था, यानी कि हर वो व्यक्ति जो 18 वर्ष का हो वो वोट नहीं दे सकता था। तो कौन व्यक्ति वोट दे सकता था? सीमित मताधिकार का प्रयोग किया गया था, यानी वोट देने के लिए कुछ शर्तें लगाई गई थीं, और वो शर्तें थीं लगान, टैक्स, संपत्ति के आधार पर। यानी कुछ शर्तें उसमें लगाई गई थी। इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि जो एक निश्चित मात्रा में लगान देते हों या निश्चित मात्रा में वो किराया टैक्स अदा करते हों या उनके पास इतनी संपत्ति हो, ऐसे व्यक्ति ही वोट दे सकते थे। तो उसमें जाहिर सी बात है भारत में उस समय साक्षरता बहुत कम थी, इतना व्यक्ति अमीर नहीं हुआ करते थे, सबके पास इतना खेत, इतनी संपत्तियां नहीं हुआ कर थी जो वो लगान चुकाते या टैक्स चुकाते। तो फिर उसमें कितने लोग वोट देने के अधिकारी थे उस समय? उस समय 10% के आसपास, भारत की जनसंख्या उस समय लगभग 40 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। 40 करोड़ की जनसंख्या में केवल 10% लोग ही वोट देने का अधिकार रखते थे, लगभग 10%। तो 10% लोग वोट देते थे, यानी कि सीमित मताधिकार था, वयस्क मताधिकार था नहीं। तो पहले आलोचक ये कहते हैं कि जैसे कि भारत का संविधान कहता है हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोगों ने ये संविधान बनाया है, इसमें पूरे भारत के लोगों की सहमति है, स्वीकृति है, उनकी इच्छा है। तो आलोचक कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि केवल 10% लोगों को ही मत देने का अधिकार था। और आपको संविधान सभा के चुनाव में हमने बताया था कि संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ था। आप एक चीज़ पे गौर करें, संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ था? चुनाव ये अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। अप्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव यानी सीधे जनता द्वारा नहीं हुआ था। किसने चुनाव किया था? तो ये जो विधान सभाओं के सदस्य थे, विभिन्न प्रांतों की जो विधान सभाएं थी, विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा इन लोगों ने वोट डाला था और इन्होंने जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था। तो एक तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। अगर हम मान लेते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन में भी जनता की सहमति थी, क्योंकि विधानसभा के सदस्यों को जनता ने ही चुन करके भेजा था। जैसे कि आज हमारे देश का जो राष्ट्रपति होते हैं, उन राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो जनता द्वारा नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी उसमें जनता की पूरी सहमति है, क्योंकि जो लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं उन लोगों को हम चुन करके भेजते हैं। तो यहाँ पर विधानसभाओं के सदस्यों को जनता ने चुन करके भेजा था और इन सदस्यों ने आगे संविधान सभा का चुनाव किया था। तो यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव था। अब आलोचक यहाँ पर कहते हैं कि इन सदस्यों को सिर्फ 10% जनता ने चुना था, क्योंकि उस समय वोट देने का अधिकार केवल 10% लोगों को ही था। इसका मतलब है कि विधानसभा के सदस्यों को चुनने में भारत की केवल 10% जनता का ही योगदान था, उसकी ही स्वीकृति थी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा को बनाने में भी कितने लोगों की सहमति थी? सिर्फ 10% लोगों की सहमति थी। बाकी जो 90% लोग बचे
बाकी जो 90% लोग बचे, इसमें से जितने भी वयस्क हों, उन लोगों की सहमति थी या नहीं थी ये स्पष्ट नहीं है। इसलिए आरोप ये लगाया जाता है कि जो संविधान सभा है वो प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, यानी वो जनता की प्रतिनिधि थी ही नहीं। तो ये संविधान जनता के द्वारा नहीं बनाया गया है, पूरी तरीके से नहीं बनाया गया है यहाँ भी। और जो देसी रियासतों से मेंबर आए थे वो पूरी तरीके से मनोनीत ही थे, उसमें जनता की स्वीकृति थी ही नहीं। तो एक बारगी देखने से लगता है कि यह आरोप सत्य है, और सत्य भी है। आरोप सत्य है, प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, ये आलोचक मानते हैं, और ऐसा था भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई भी झूठी बात नहीं है। लेकिन अब इसके पीछे का लॉजिक, तर्क क्या है, आपका विचार क्या कहता है, इसको कैसे काटेंगे आप? तो देखिए, भारत की जो संविधान सभा है उसमें जब वो चुन करके आई तो उसमें महिलाएं भी थीं, उसमें सामान्य वर्ग के लोग भी थे, उसमें एससी भी थे, उसमें एसटी भी थे, ओबीसी भी थे। यानी कि जब संविधान सभा का आप विश्लेषण करोगे तो उसमें देखोगे कि हर एक वर्ग, समुदाय, हर एक धर्म के लोग उस संविधान सभा में चुन करके पहुँचे थे या मनोनीत होकर के पहुँचे थे। तो व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो संविधान सभा में हर एक वर्ग को प्रतिनिधित्व देने वाले लोग मौजूद थे। अब ये 10% वाली बात जो है कि इसमें सिर्फ 10% जनता का योगदान था, वयस्क मताधिकार क्यों नहीं कराया गया, तो इसका जवाब ये है कि जिस समय हमारा संविधान बनाया जा रहा था 1946, उस समय हमारे पास ना तो इतनी बड़ी मशीनरी थी कि हम 40 करोड़ जनता का इलेक्शन करवा सकते। आप देखें कि हम 1952 में जा कर के हम आम चुनाव करवा पाए वयस्क मताधिकार के आधार पर। यानी कि हमारा आज़ादी 47 में मिली हमको, और हम 5 साल तक हम जो है इतने परिश्रम के बाद 5 साल बाद हम जा कर के अपने देश में एक वयस्क मताधिकार पर चुनाव करवा सके, वयस्क मताधिकार के आधार पर। क्यों? क्योंकि भारत में उस समय ना तो इतनी बड़ी मशीनरी थी कि इतनी भारी जनसंख्या की वोटिंग करवाई जा सके, इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना सिस्टम बनाने में समय लगता है, और हमको नया नया देश मिला था चलाने के लिए। हम संविधान सभा के लिए एक वयस्क मताधिकार पे इतना बड़ा इलेक्शन करवाने में उस समय सक्षम थे ही नहीं। दूसरी चीज़, हमारे पास इतनी साक्षरता भी नहीं थी, इतना ज्ञान भी नहीं था, हम अंग्रेज़ों के अधीन काम कर रहे थे, और अचानक से इतना बड़ा इलेक्शन करवाना शायद संभव नहीं था। ये उसका जवाब है। इसीलिए संविधान सभा का चुनाव हमने उसी जो सिस्टम उस समय चल रहा था उसी सिस्टम के आधार पर किया। और संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, आपको पता है। और कैबिनेट मिशन योजना में जो प्राविधान किया गया था उस गठन के लिए, उसी को मानना था, और उसमें सीधा सा यही प्राविधान ही था कि इस प्रकार से इलेक्शन करवाया जाएगा। तो यहाँ पर मायने ये नहीं रखता है कि इलेक्शन किस प्रकार से हुआ, संविधान सभा का चुनाव किस प्रकार से हुआ। मायने ये रखता है कि क्या संविधान सभा में हर एक वर्ग, हर एक समुदाय के लोग पहुँचे थे, तो निश्चित तौर से पहुँचे थे, और अपनी जनसंख्या के अनुपात में ही पहुँचे थे। यहाँ तक कि उस समय 15 महिलाएं भी जो है संविधान सभा में पहुँची थीं। तो ये कहना आलोचकों का कि संविधान सभा एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। देखने से प्रतीत जरूर होता है, लेकिन अगर विश्लेषण करेंगे तो निश्चित तौर से उसमें हर एक वर्ग, हर एक धर्म, समुदाय, समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व था। तो दूसरा चीज़ लेते हैं, इसको आप समझेंगे और आंसर आप निश्चित तौर से इसका दे लेंगे। दूसरा देखिए, संप्रभुता की कमी। जो सेकेंड पॉइंट है वो है संप्रभुता की कमी। अब आलोचक ऐसा क्यों कहते हैं कि ये संप्रभुता की कमी थी इसमें? कुछ आलोचक कहते हैं कि जो भारत के संविधान की सभा है वो संप्रभु नहीं थी। अब संप्रभु का पहले मतलब समझ लें आप। संप्रभु का मतलब होता है सॉवरेन इंग्लिश में। जैसे भारत कहा जाता है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, सॉवरेन जो है कंट्री है। इसका संप्रभु वो व्यक्ति या वो राष्ट्र या कोई भी संस्था जो संप्रभु है, उसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर कोई और व्यक्ति निर्णय लेने वाला नहीं है,
अंतिम निर्णय लेने का अधिकार उसी के पास है। जैसे कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, ये आगे बहुत सी टॉपिक्स में आएगा कि क्या भारत वास्तव में एक संप्रभु राष्ट्र है अथवा नहीं है। जैसे कि संविधान सभा के संदर्भ में भी आपसे पूछा जा सकता है, क्या संविधान सभा संप्रभु थी अथवा नहीं थी। तो पहले आलोचकों की बात को समझें कि वो क्या कहते हैं। आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान सभा जो थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो संप्रभु नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि पहले तो उसका गठन जो है भारत के लोगों की मर्जी से, भारत के लोगों की इच्छा अनुसार नहीं हुआ था। उसका गठन जो है वो ब्रिटिश सरकार की इच्छा अनुसार हुआ था। कैबिनेट मिशन, जिसमें जो 3 सदस्य आए थे आप जानते हैं, पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे, वो ब्रिटिश संसद के कैबिनेट मंत्री थे और उन्होंने जो प्रस्ताव रखा था वो ब्रिटेन की संसद के द्वारा लाया गया प्रस्ताव था। उसी प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। तो पहला पॉइंट तो यही निकल के आता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन भारतीय लोगों की इच्छा अनुसार नहीं बल्कि ब्रिटेन की इच्छा के अनुसार हुआ था। तो संविधान सभा संप्रभु निकाय नहीं थी। और उसको अपनी मीटिंग, ऐसा भी कहते हैं कि संविधान सभा अपनी मीटिंग करने से पहले ब्रिटेन की जो सरकार थी, अंग्रेजी हुकूमत थी, उससे अनुमति लेती थी। इसका मतलब है वो पूरी तरीके से अपने निर्णय लेने में सक्षम नहीं थी। तो ये सत्य है, ऐसा बिल्कुल सत्य है, ऐसे ही गठन हुआ था। लेकिन आपको हमने बताया था कि जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, देखिए पहले आलोचकों की बात हमने रखी, उसका विश्लेषण किया, क्या उनका कहना सही है? तो हाँ, उनका कहना प्रतीकात्मक रूप से सही है, ऐसा ही हुआ था। लेकिन अब हम विश्लेषण करेंगे, सच्चाई का पता लगाएंगे, क्या वास्तव में भारतीय संविधान जो सभा थी वो संप्रभु थी अथवा नहीं थी। तो उत्तर ये है कि वो संप्रभु निकाय थी। कैसे थी? जब भारत सरकार अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, जिसमें भारत को स्वतंत्र कर दिया गया, भारत का बंटवारा भी कर दिया गया और भी बहुत सी चीज़ें की गईं। उसमें 2-3 खास चीज़ें थीं। वो क्या थीं? पहली चीज़ उसमें ये कहा गया कि अब यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्र होने के समय से किसी भी प्रकार का जो ब्रिटेन की संसद से लाया गया कानून, विधि या नियम है वो भारत पर बाध्यकारी नहीं है। यानी कि भारत के लोग या भारत की जो सभा है या कोई भी है संस्था, वो अब ब्रिटेन के कानून मानने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि शासन जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर चल रहा था और चलेगा भी आगे जब तक आपका संविधान नहीं बन जाएगा। लेकिन ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं है कि कानून को आप ज्यों का त्यों माने। आप जैसा चाहें वैसा संशोधन कर सकते हैं, आप नया कानून भी बना सकते हैं, आप कानून में संशोधन भी कर सकते हैं। यानी कि पूरी पावर जो है वो संविधान सभा को हस्तांतरित कर दी गई थी। तो इसका मतलब है कि उस तारीख से जो भारत की संविधान सभा थी वो एक संप्रभु निकाय बन गई थी। हालांकि उसके पहले भले ही वो संप्रभु निकाय नहीं थी, लेकिन हमारे संविधान का जो निर्माण है वो आज़ादी के बाद हुआ है। गठन भले ही उनमें संविधान सभा का हो गया था, लेकिन 1-2 बैठकों के बाद संविधान जो है मुख्य रूप से जो बना वो आज़ादी के बाद ही बना है, अगस्त 47 के बाद में। तो जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय तक जो भारतीय संविधान सभा है वो पूरी तरीके से संप्रभु निकाय बन गई थी और उसने अपनी मर्जी से ही राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता है ग्रहण की। अब राष्ट्रमंडल की सदस्यता हमने अपनी मर्जी से ग्रहण की है, हम चाहें तो उसको छोड़ भी सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे ऊपर कोई अन्य व्यक्ति निर्णय लेने वाला नहीं है। हमने जैसा चाहा वैसा संविधान बनाया, जो भी प्रावधान जहाँ से लेना चाहा वैसा लिया। और आप देखिए संविधान को, उसमें कुछ भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जहाँ से प्रतीत होता हो कि संविधान सभा किसी भी प्रकार से ब्रिटेन के जो है दबाव में थी या ब्रिटेन ने जैसा चाहा वैसा उसमें कुछ करवाया हो। हमने जिस देश से जो व्यवस्था हमारी संविधान सभा को उचित लगी, भारत के हित में लगी, वो हमने वहाँ से उठाया। जो हमको ब्रिटेन से भी अच्छा लगा हमने ब्रिटेन से भी लिया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमने ब्रिटेन से कुछ भी नहीं लिया, हमने ब्रिटेन से भी लिया तो हमने अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूएसएसआर से भी लिया है, साउथ अफ्रीका से भी लिया है। तो हमने अपनी पूरी स्वेच्छा से हर एक चीज़ को
रखा है उसमें ब्रिटेन का कोई भी दबाव नहीं था। तो यह कहना कि ब्रिटेन का दबाव था हमारी संविधान सभा पर, हमारी संविधान सभा संप्रभु नहीं थी, ये उचित नहीं है। हमारी संविधान सभा पूरी तरीके से एक संप्रभु निकाय थी और जिस प्रकार से संविधान सभा के सदस्यों ने चाहा वैसा संविधान बनाया और वो हमारे संविधान में दिखाई भी पड़ता है। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो संप्रभुता की कमी की बात आलोचक कहते हैं ये भी सही नहीं है। तीसरी बात पर आते हैं। तीसरी आलोचना की जाती है समय की बर्बादी। समय की बर्बादी। देखिए, संविधान को बनाने में लगभग 3 वर्ष, कुछ ही दिन रह गए थे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी 12-13 दिन और हो जाते तो पूरे 3 साल। इतना लंबा समय लगा। अमेरिका का संविधान जो है वो 4 से 6 महीने में बन गया था, आधे वर्ष से कम समय में बन गया था। और दुनिया का सबसे पहला संविधान जो लिखित रूप में बनाया गया वो अमेरिका का संविधान है। जब भी किसी देश के संविधान का विश्लेषण किया जाता है, तुलना की जाती है, तो अमेरिका के संविधान से उसकी तुलना जरूर ही की जाती है, क्योंकि उन्होंने ही एक लिखित संविधान की परिपाटी डाली और बहुत सी चीज़ें हर एक देश के संविधान ने अमेरिका से सीखी हैं। हमने भी जो है बहुत सी चीज़ें अमेरिका से ली हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो अमेरिका का संविधान जो कि उस समय बनाया गया जब कोई भी अन्य उदाहरण नहीं प्रस्तुत थे लिखित संविधान के पूरे विश्व में, तो उन्होंने आधे वर्ष से कम समय में भी अपना संविधान बनाकर तैयार कर लिया। लेकिन आलोचक कहते हैं भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने में बहुत ज़्यादा समय की बर्बादी की। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन बहुत लंबा समय होता है एक संविधान बनाने के लिए। तो ये बात सही है कि हमारे देश के संविधान को बनाने में 3 वर्ष का समय लग गया, लेकिन अब इसके पीछे तर्क क्या है? इतना समय लगा तो क्या यह समय लगा अच्छी बात है, लेकिन बर्बादी शब्द यानी क्या हमने समय को बर्बाद किया है? यह उचित नहीं है। संविधान सभा ने समय बर्बाद नहीं किया है, तो क्यों समय लगा? हमने 60 देशों का संविधान पढ़ा, क्या ज़रूरत थी पढ़ने की? भाई जल्दी बना लिए होते, जल्दी से लिख डालते। भारत और अमेरिका या जर्मनी, फ्रांस या ब्रिटेन, इन देशों से भारत की तुलना नहीं की जा सकती है। अमेरिका या ब्रिटेन जो देश हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा विविधता नहीं है। लगभग एक ही धर्म के लोग रहते हैं, एक ही प्रकार की संस्कृति के लोग रहते हैं। भाषाई विविधता भी वहाँ नहीं है, बहुत ज़्यादा भाषाएं नहीं हैं। भारत को अगर देखें तो भारत एक बहुआयामी विविधता लिए हुए है। मल्टी डायमेंशनल डाइवर्सिटी भारत में पाई जाती है। यानी एक चीज़ होती है विविधता और एक होती है बहुआयामी विविधता। यानी हमारे यहाँ विविधता है और वो कई तरीके की विविधता है। हमारे यहाँ धार्मिक विविधता है, कई धर्मों के लोग, ऐसा कोई धर्म ही नहीं है जो भारत में लोग न रहते हों। और सिर्फ 1-2 संख्या में नहीं, अच्छी खासी जनसंख्या में लोग रहते हैं भारत में। हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, पारसी रहते हैं और अच्छी खासी संख्या में लोग रहते हैं। हमारे यहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी भी है, सांस्कृतिक विभिन्नता, यानी एक धर्म के अंदर भी तमाम प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, तमाम प्रकार के लोगों के रीति रिवाज, कस्टम्स हैं और अनेक भाषाएं हैं। भारत जितनी भाषाएं तो कहीं है ही नहीं, बहुत सी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। तो ऐसा देश जहाँ पर इतने सारे धर्म के लोग, इतने संस्कृतियों के लोग, इतनी भाषाओं वाले लोग रहते हों और सबको एक मंच के द्वारा नियंत्रित किया जाना हो, एक संविधान के द्वारा गाइड किया जाना हो, तो ऐसा संविधान बनाना, मैं तो मानता हूँ कि अगर ब्रिटेन या अमेरिका को बनाना पड़ता तो शायद 3 साल का समय भी कम पड़ जाता उस समय, क्योंकि उस समय उनके पास उदाहरण भी नहीं थे, सब कुछ अपने दिमाग से ही सोचना था। ये अच्छी बात है कि भारत के पास बहुत से उदाहरण भी थे, तमाम देशों का संविधान पहले से तैयार था, लोगों से बहुत सी चीज़ें हमने सीखी भी हैं, अच्छी बात है। 60 देशों का संविधान भारत की संविधान सभा के लोगों ने पढ़ा और अपने देश की विविधता को देखते हुए उन चीज़ों को रखा ताकि किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय, समाज से भेदभाव न हो। आप हमारे संविधान के प्रावधान देखेंगे जब, तो उसमें देखेंगे कि कितना ख्याल रखा गया है हर एक चीज़ का। और ऐसा संविधान बनाने
कोई बच्चों का खेल नहीं है और 2-4 दिन का काम नहीं है। इसीलिए पूरा समय लिया गया। और जब एक अच्छा प्रोडक्ट लाने के लिए आप समय लेते हैं तो उसे समय की बर्बादी नहीं, समय का पूरा उपयोग कहा जाता है। तो जो 3 वर्ष का समय है वो संविधान सभा ने उसका सदुपयोग किया है एक बेहतर संविधान बनाने के लिए। और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का संविधान, और जब सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा विविधता वाले देश का संविधान है तो उसको बनाने में समय तो लगना ही था। तो समय की बर्बादी कहना उचित नहीं है, समय का सदुपयोग किया गया और लंबा संविधान बनाया गया। कांग्रेस का प्रभुत्व, अगला पॉइंट है कांग्रेस का प्रभुत्व। आलोचक कहते हैं कि कांग्रेस का प्रभुत्व था संविधान सभा पे। यहाँ पे विशेष करके एक जो विशेषज्ञ हैं संविधान के, उनका नाम आता है जी ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन। जी ऑस्टिन एक ब्रिटेन के, ग्रेनविल ऑस्टिन पूरा नाम है इनका। जी ऑस्टिन ब्रिटेन के एक संविधानों के विचारक हैं। बहुत से देशों का संविधान इन्होंने पढ़ा और अपने विचार रखे हैं। इन्होंने कहा कि जो भारत की संविधान सभा है वो, उस पर एक पार्टी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, कांग्रेस। इन्होंने कहा कि संविधान सभा जो है एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, यानी कि पूरे देश का एक ही दल है और एक ही दल का ये निकाय है। इसमें कोई दूसरे लोग हैं ही नहीं, अन्य छोटी पार्टियां, अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व है ही नहीं, सब कांग्रेस के लोग ही हैं ज़्यादातर, और थे भी ज़्यादातर। ऐसा तो नहीं कह सकते कि इसमें थे नहीं, क्योंकि कुछ फैक्ट के आधार पर ही इन्होंने ये आरोप लगाया। ग्रेनविल ऑस्टिन कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं, बहुत बड़े संविधानों के विश्लेषक हैं, तो इनकी बात को ऐसे तो काट भी नहीं सकते हैं। कांग्रेस का उसमें बहुमत तो था ही। इन्होंने कहा कि ये देश एक दलीय है और ये जो सभा बनाएगी वो भी एक दलीय है। इन्होंने कहा कि सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, इस तरह से इन्होंने कमेंट किया। और अब इसको विश्लेषित करें कि जो इनका ये आरोप है कहाँ तक सत्य है। तो पहली चीज़ आप ये देखिए कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ या भारत की सभा बन रही थी संविधान की, तो उस समय सबसे बड़ी पार्टी के रूप में एक कांग्रेस पार्टी देश में स्थापित थी, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में। क्षेत्रीय पार्टियां थी, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जो सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा मान्यता लोगों के बीच में जिसकी थी वो कांग्रेस पार्टी ही थी। आज की कांग्रेस पार्टी की तुलना उस समय की कांग्रेस की पार्टी से नहीं की जा सकती है, क्योंकि उस समय जो कांग्रेस पार्टी थी वह पूरी तरीके से हर वर्ग, हर धर्म, हर समाज का प्रतिनिधित्व करती थी। और जितने भी राष्ट्रवादी नेता उस समय हुआ करते थे वो कांग्रेस के मंच से जुड़ते थे। भले ही कुछ समय में उनके अगर विचार भिन्न हुए तो वहीं से वो अलग भी निकलते थे, लेकिन कुछ न कुछ समय के लिए हर राष्ट्रवादी नेता कांग्रेस से जरूर जुड़े रहे थे। यानी कांग्रेस जनता के अंदर एक बहुत ज़्यादा पैठ या पहुंच रखने वाली पार्टी थी। अब चूंकि जब चुनाव हुआ था, पहले तो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव हुआ प्रांतों में, तो निश्चित तौर से विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का बहुमत रहा था, क्योंकि बहुमत में वही पार्टी रहती है जिसकी जनता में ज़्यादा पैठ है। जब संविधान सभा का चुनाव उन सदस्यों के द्वारा हुआ तो निश्चित तौर से कांग्रेस के सदस्य उसमें ज़्यादा आने ही थे, क्योंकि विधानसभाओं में ही कांग्रेस का बहुमत था। लेकिन जब हम ये चीज़ देखते हैं कि क्या संविधान सभा में हर व्यक्ति कांग्रेसी ही था? हम जिन व्यक्ति को संविधान का निर्माता कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर, क्या वो कांग्रेसी थे? नहीं, वो तो कांग्रेसी नहीं थे। वो कांग्रेस के बहुत ज़्यादा समर्थक भी नहीं थे। क्या जो प्रारूप समिति थी, जो संविधान की एक सबसे प्रमुख समिति थी, क्या उस प्रारूप समिति में सब कांग्रेसी थे? तो के.एम. मुंशी को अगर आप छोड़ दीजिए तो अन्य लोग तो कांग्रेस के मंच से बहुत से लोग जीते थे। मानता हूं कि उसमें भी जो है कांग्रेस के मंच से जीते हुए लोग थे, लेकिन वो कांग्रेसी तो नहीं थे। के.एम. मुंशी कांग्रेसी थे, लेकिन अन्य लोग तो कांग्रेस से उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं थे। और के.एम. मुंशी भी आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा आगे बाद में कांग्रेस से प्रभावित नहीं रहे। और कांग्रेस का प्रभाव संविधान पर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है। आप संविधान को जब आप देखोगे तो उसमें कहीं भी आपको ऐसा प्रावधान तो नहीं दिखाई पड़ता है जिसमें किसी वर्ग विशेष, धर्म विशेष या किसी पार्टी विशेष के साथ में कोई भेदभाव किया गया हो,
एक बिल्कुल तटस्थ संविधान बन करके निकल के आया, यानी जो रिजल्ट था उसमें कहीं भी ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ता है कि वो कांग्रेस समर्थित है या कांग्रेस की विचारधारा को ही आगे बढ़ा रहा है या कांग्रेस की ही जो नीति थी वही सब कुछ संविधान में दिखाई पड़ रही, ऐसा नहीं है। उसमें हर एक धर्म, हर एक वर्ग, हर समाज से संबंधित, यानी कि आप कह सकते हो कि संविधान सभा ने जो कार्य किया है वो पार्टी से उठ करके किया है, यानी पार्टी हितों से उठ करके किया है। किसी भी पार्टी का प्रभाव हमारे संविधान में ना तो तब था और ना आज है। पार्टी का प्रभाव संविधान पर नहीं था। तो ये कहना कि संविधान सभा जो है वो एक कांग्रेस की सभा थी, ऐसा नहीं है। वो लोग भले ही कांग्रेस से चुन करके आए थे, लेकिन हमारे संविधान में कुछ भी ऐसा व्यवहारिक रूप से जब आप देखोगे दिखाई ही नहीं पड़ता है। और कांग्रेस के बहुत से सदस्य जो है सभा में ऐसे थे जो कांग्रेसी नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और प्रारूप समिति के जो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन माधव राव, जो भी थे, बहुत से लोग वो सब कांग्रेसी नहीं थे। कुछ लोग जो कांग्रेस के मंच से जीत कर आए भी थे वो भी बहुत लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं थे। जी ऑस्टिन का ये आरोप सिर्फ फैक्ट के आधार पर था। उन्होंने सिर्फ तथ्य को देखा कि हाँ, इसमें कांग्रेस पार्टी के लोग ज़्यादा हैं और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोगों की संख्या ज़्यादा होने से संविधान सभा को कांग्रेस की सभा कह देना गलत है। जो व्यक्ति संविधान सभा में जीत करके आया है वो किस पार्टी से आया है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण ये है कि उसने जो आगे प्रोडक्ट तैयार किया, यानी जो संविधान बनाकर तैयार किया है, वह किस दिशा में देश को ले जा रहा है। अगला जो यहाँ पर आरोप है वो है हिंदुत्व का प्रभाव, यानी हिंदुओं का प्रभाव इसमें था, हिंदुओं का बाहुल्य था इसमें। कुछ आलोचक ये कहते हैं कि जो संविधान सभा है उसमें हिंदू अधिक थे और इसीलिए वो जो है हिंदुत्व से प्रभावित सभा थी। इसमें लॉर्ड विस्काउंट जो हैं, एक उनका आरोप है। लॉर्ड विस्काउंट जो है वो कहते हैं हिंदुओं का निकाय। इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान सभा जो है वो हिंदुओं का निकाय थी, उसमें सब हिंदू ही थे निकाय। और विंस्टन चर्चिल, ये तो हर एक चीज़ का आलोचक थे ही, विंस्टन चर्चिल, इन्होंने कहा कि एक समुदाय का प्रभुत्व था इसमें। तो दोनों ही जो है सांकेतिक रूप से हिंदुओं की तरफ इशारा है कि एक समुदाय यानी हिंदुओं का इसमें ज़्यादा प्रभाव था। दोनों ही बातों में एक सेम चीज़ है। तो क्या ये सत्य है? तो पहले तो हम देखें कि संविधान सभा में क्या हिंदू ज़्यादा थे? तो ज़्यादा थे। हिंदू ज़्यादा थे ये कहना अलग बात है, लेकिन हिंदुओं का प्रभाव था ये दूसरी बात हो गई। हिंदू ज़्यादा थे, पहले इसको समझें। अगर भारत में उस समय जनसंख्या देखें या आज भी जनसंख्या देखें तो भारत में हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा थी और ज़्यादा है। इसी वजह से चूँकि हमारे जो संविधान सभा का इलेक्शन है उसमें प्रोपोर्शनल सिस्टम यानी समानुपातिक सिस्टम अपनाया गया था, यानी जिसकी जितनी जनसंख्या है उसी अनुपात में सदस्य आने थे। तो निश्चित तौर से जब हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा थी तो सदस्य हिंदू ज़्यादा आने तय थे और हिंदू ज़्यादा आए भी। लेकिन क्या अन्य धर्म या अन्य समुदाय के लोग उसमें नहीं थे? तो बिल्कुल थे। उसमें मुस्लिम कैंडिडेट भी थे, महिलाएं थी और जितने भी वर्ग थे, जो भी समाज थे, हर एक समाज वर्ग के लोग उस सभा में पहुंचे थे। तो यह कहना कि उसमें सिर्फ हिंदू थे गलत है। हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी ये सही है। अब बात करते हैं क्या हिंदुओं का प्रभाव था? तो यह भी गलत है, हिंदुओं का प्रभाव नहीं था। अब यह कैसे सिद्ध करोगे कि संविधान सभा पर हिंदुओं का प्रभाव नहीं था? इसको सिद्ध करने के लिए आपको संविधान देखना पड़ेगा। अब जब आप संविधान को देखोगे बारीकी से, उसको पूरा अगर अध्ययन करोगे तो उसमें कहीं भी आपको यह चीज़ नहीं मिलेगी जो किसी एक धर्म की तरफ झुकाव दिखाती हो। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भले ही पंथ निरपेक्ष शब्द हम बाद में लेकर के अपनी प्रस्तावना में आएंगे संशोधन करके, उसको आप छोड़ दीजिए। अगर आप ये तर्क करना चाहते हो कि भारत में शुरुआत में पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं प्रयोग किया गया था, वो तो बाद में लाया गया, तो सिर्फ शब्द प्रयोग कर देने से संविधान का नेचर नहीं बदल जाता है।
संविधान को पहले से अगर भी पढ़ोगे, जब पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था तब भी संविधान वैसे ही था। संविधान का आप मौलिक अधिकार देखिए, जो कोर पार्ट हैं उनको देखिए, वहाँ पर किसी भी धर्म विशेष को ऐसा नहीं कहा गया है कि किसी दूसरे अन्य धर्म विशेष को ज़्यादा जो है दबा दिया गया हो। हर एक धर्म को बराबर महत्व दिया गया है, धर्मनिरपेक्ष देश बनाया गया। आप पड़ोसी देशों को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, वो भारत के ही अंग थे लेकिन वो धर्मनिरपेक्ष नहीं बन पाए। लेकिन भारत की संविधान सभा ने एक ऐसा संविधान बनाया कि वो पंथ निरपेक्ष देश बन करके तैयार हुआ। तो हमारे संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है जो यह दर्शाए कि संविधान सभा पर हिंदुओं का प्रभाव था। क्या संविधान में हिंदुओं के लिए कोई विशेष प्रावधान कर दिया गया या हिंदू धर्म के लिए कोई विशेष प्रावधान कर दिया गया? अगर ऐसा होता तो कह सकते थे कि संविधान सभा पर हिंदुओं का प्रभाव था, इसलिए संविधान सभा हिंदुओं से प्रभावित होने की वजह से ऐसा संविधान बन करके आया। लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। प्रस्तावना से लेकर के आखिरी आर्टिकल तक हमारा संविधान हर एक वर्ग धर्म जाति को बराबर मान करके, आप आर्टिकल 16 पढ़ेंगे, आर्टिकल 15 पढ़ेंगे, आर्टिकल 14 पढ़ेंगे, हर जगह पर कहा गया है विधि का शासन होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना तो धर्म के आधार पे, ना जाति के आधार पे, ना लिंग के आधार पे, सबको बराबर मौके दिए जाएंगे, अस्पृश्यता का अंत कर दिया जाएगा। यानी कि वहाँ पर कहीं धर्म की चर्चा ही नहीं की जा रही है कि हम इस धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं या हम इस धर्म का देश बनाना चाहते हैं। तो हमारी संविधान सभा किसी धर्म से प्रभावित नहीं थी, वो धार्मिक थी ही नहीं, धर्मनिरपेक्ष थी। और पड़ोसी देशों में आप देखोगे तो वहाँ किसी एक धर्म से प्रभावित थी, इसीलिए उन्होंने एक धार्मिक राष्ट्र का निर्माण किया। तो यह कहना कि हिंदुओं का बाहुल्य था या हिंदुओं का प्रभाव था, हिंदुओं की निकाय थी, एक ही समुदाय का प्रभुत्व था, यह सर्वथा गलत है। हमारी संविधान सभा में किस जाति या किस धर्म के लोग थे यह मायने नहीं रखता है। उन्होंने जो संविधान बनाया वो हर एक धर्म, हर एक जाति के हित की बात करता है, यह महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमेशा रिजल्ट को ध्यान में रख करके आप इनकी आलोचना को काट सकते हैं। अगला देखिए, वकीलों एवं राजनेताओं का प्रभाव। आलोचक कहते हैं कि संविधान सभा में ज़्यादातर लोग वकील थे, ज़्यादातर लोग राजनेता थे। तो क्या यह सत्य है? तो सत्य है। हाँ, हमारे संविधान में ज़्यादातर लोग वकील थे, ज़्यादातर लोग राजनेता थे। तो यह आलोचना का विषय कब से हो गया? जब भी इलेक्टेड होकर के हमारी, आप आज की अगर विधायिका देखिए, आज की संसद देखिए, जो विधि बनाते हैं तो वहाँ पर भी तो राजनेता ही पहुँचते हैं। तो अगर कोई ये कहे कि भारत की संसद में राजनेताओं का प्रभाव है, भारत की संसद में वकीलों का प्रभाव है, तो यह एक मूर्खतापूर्ण आलोचना है। क्योंकि राजनेता ही इलेक्शन लड़ते हैं, वही जनता के हर एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वही तो संविधान सभा में पहुँचेंगे। जो भी पहुँचेगा वो राजनेता ही तो कहा जाएगा। अगर मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ, अगर मैं इलेक्शन लड़ करके और संसद में पहुँच जाता हूँ तो जैसे ही मैं इलेक्शन के लिए पर्चा दाखिल करता हूँ वैसे ही मैं नेता हो जाऊँगा। तो राजनेता वहाँ पे पहुँचेंगे। वकील क्यों पहुँचे? वकील क्यों हमारी संविधान सभा में थे? तो जब कोई विधिक चीज़ बनाई जाती है, संविधान बनवाया जा रहा था, कोई फिल्मी गाना तो नहीं लिखवाया जा रहा था। संविधान बनाने के लिए योग्य लोगों की ज़रूरत होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों की ज़रूरत होती है जो विधि का ज्ञान रखते हों। वकील जो कानून का ज्ञान रखते हों, वही तो आगे एक अच्छा एक संविधान बना सकते हैं। अब अगर मैं बैठ करके कहीं पे कोई काम कर रहा हूँ छोटा मोटा और मुझे कोई भी ज्ञान नहीं है और मुझसे आए कहें चलो संविधान सभा में और तुम संविधान बनाओ चल करके, क्योंकि तुम गरीब हो, तुम जो है वकील नहीं हो, तुम नेता नहीं हो, तुम चलो वहाँ संविधान, तो सबसे पहले तो मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि ये संविधान क्या है भाई, ये क्या होता है या कैसे बनाना है, क्या इसमें मुझे क्या करना होगा। तो कभी भी कोई चीज़ अगर बनती है तो वहाँ पर योग्य शिक्षित लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और उस समय वकील शिक्षित थे और ये लोग इलेक्टेड होके पहुँचे और इनको चुना गया। राजनेता
तो वो थे ही, वही लोग आगे बढ़ कर के सामने आए। और राजनेता होता कौन है? क्या राजनेता कोई एक वर्ग है? क्या राजनेता कोई एक धर्म है? कि राजनेता कोई समुदाय है? नहीं, राजनेता तो हर एक वर्ग से संबंधित है, हर एक धर्म से संबंधित है। उसका प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति ही तो राजनेता होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने एक समाज, अपने वर्ग और अपने देश का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति थे, वो राजनेता थे। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो भी व्यक्ति अपने समाज, अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करता है वो नेता होता है, और वही आगे चल करके निर्णय लेता है जनता के लिए। तो यह कोई आलोचना का विषय है ही नहीं। और रही बात वकीलों की, राजनेताओं की, तो जो उस समय योग्य थे वो किसी भी प्रोफेशन में रहे हों, और सबके सब वकील भी नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। तो जो योग्य थे वो पहुँचे। तो यहाँ पर हमने 6 बिंदुओं पर देखा कि आलोचकों का क्या कहना है और किस आधार पर उन्होंने इस बात को कहा, उसमें सच्चाई कितनी है। तो उन्होंने जो दिखाई पड़ती हैं चीज़ें, उनके आधार पर ये आरोप लगाए, और फिर हमने उसका विश्लेषण किया कि वास्तव में रिजल्ट, आउटपुट क्या है। अगर आप इस लास्ट पॉइंट पर ही देखें तो क्या हमारे, अच्छा, इसमें आरोप लगाते हैं लोग कि चूँकि इसमें वकील बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए जो संविधान की भाषा है वो बहुत ज़्यादा वकालत वाली भाषा, यानी क्लिष्ट भाषा, कठिन भाषा हो गई। जब आप संविधान को पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत से अनुच्छेद समझ में नहीं आएंगे, सेंटेंस काफ़ी बड़े हैं, कामा वगैरह लगा करके आपको लगेगा कि इतनी ज़्यादा कठिन भाषा में क्यों लिखा गया है। इसका मतलब इसमें बहुत से वकील वगैरह लोग थे जिन्होंने अपनी विद्वता झाड़ी है, और इसीलिए ये बहुत कठिन हो गया है। और हो सकता है वकीलों ने जानबूझ करके ऐसा कठिन कठिन लिख दिया ताकि उसको समझने के लिए आप हमारे पास आओ और हमारे पैसे बनेंगे, ऐसा हो सकता है। यही आरोप है आलोचकों का। क्या इसमें इतनी सत्यता है? नहीं, इसमें सत्यता नहीं है। जब आप मल्टी डायमेंशनल थॉट रखते हैं, जब आप बहुआयामी दृष्टिकोण से सोचेंगे, तो फिर सरल एक सेंटेंस में आप चीज़ों को कहेंगे तो फिर सभी आयाम उसमें नहीं आएंगे। कभी भी आप सोच करके अपनी लाइफ में देखिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि एक बिंदु में आप बता दीजिए कि घर का संचालन कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, तो बहुत सी चीज़ें आपको उसमें जब शामिल करनी पड़ जाएंगी तो फिर अगला व्यक्ति कहेगा कि ये काफ़ी कठिन आपने बता दिया। और सिर्फ एक ही आयाम से सोचेंगे तो सरल बता सकते हैं आप। तो जो भी अनुच्छेद हैं वो अपने अंदर बहुत सी चीज़ों को समाहित किए हुए हैं। कम शब्दों में बहुत सी चीज़ों को जब समेटा जाता है तो भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट हो जाती है। तो इसलिए यह आरोप भी गलत है। तो इन सब आरोपों को हमने देखा। मेंस के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न आप लिखने की कोशिश करिएगा। देखिए, इन सभी चीज़ों पर एक ही साथ प्रश्न नहीं आएगा, आ भी सकता है। एक ही बिंदु पर आ सकता है कि क्या संविधान सभा हिंदुत्व से प्रभावित थी, विश्लेषण कीजिए। तो इतने पर ही आपको लिखना पड़ सकता है 150-200 शब्दों में, या फिर संविधान सभा की आलोचनाओं की जो है व्याख्या कीजिए या समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। जब भी आलोचना पे क्वेश्चन आता है तो उसके प्लस माइनस दोनों पॉइंट देखे जाते हैं और आपको अपना व्यू भी रखना होता है कि आपका दृष्टिकोण क्या है। अब दूसरी बात, ये जो आलोचनाएं हमने बताई वो एक फैक्ट हैं जो आलोचकों के द्वारा कहे गए। इसका जो उत्तर हमने बताया कि इसको जो हमने वो हमारे विचार हैं, पुस्तकों से, लोगों से ग्रहण किए गए विचार हैं। इसमें आप अपना भी विचार शामिल करें और एक और बेहतर उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि प्रतिनिधि निकाय नहीं है, इसको हमने अपने तरीके से सिद्ध किया कि है या नहीं है। इसमें आप अपना भी दिमाग लगाएं। संविधान का देखिए, बस आप दिमाग में संविधान को रखिए कि हमारा रिजल्ट क्या है, क्या ये बात उस पर फिट बैठती कि नहीं बैठती, और आप निश्चित है इसको काट ले जाएंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, जब हम ये देखेंगे कि हमारे संविधान में किन किन देशों से क्या क्या चीज़ें ग्रहण की गई हैं, यानी कि संविधान के स्रोत क्या क्या हैं। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।